हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रेलवे परीक्षा में बार बार पूछे गए बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के कुल 55 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और इस वीडियो में शामिल किए गए हर प्रश्न के नीचे इस बात का प्रूफ दिया गया है कि ये सभी प्रश्न रेलवे एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। और दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए एक क्विज की तरह है। इस वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके यह बताना है कि इन 55 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब पता था। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। और अब प्रश्न है, होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? और ऑप्शन दिया गया है ए बाघ, बी मेढक, सी मनुष्य और डी गुलाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मनुष्य। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? और ऑप्शन दिया गया है ए डीएनए, बी प्लाज्मा, सी आरबीसी और डी प्लेटलेट्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डीएनए। डीएनए जो होता है वो मानव रक्त का घटक नहीं होता है और बाकी जो तीनों बच गए प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या फिर आरबीसी, ये तीनों मानव रक्त के घटक हैं। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? ऑप्शन दिया गया है ए कॉपर, बी आयरन, सी कोबाल्ट या फिर डी निकेल। तो हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित रहता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आयरन। हीमोग्लोबिन में पारफायरिन नामक आयरन पाया जाता है। ठीक है, आयरन का नाम क्या है? तो पारफायरिन नामक आयरन पाया जाता है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त जानवर है? और ऑप्शन दिया गया है ए छिपकली, बी मेढक, सी मछली और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये तीनों जो है वो मछली हो, चाहे मेढक हो या मछली हो या मेढक हो या फिर छिपकली हो, ये तीनों ही शीत रक्त जानवर हैं। और शीत रक्त क्या होता है? तो शीत रक्त वह रक्त होता है जिसका तापमान परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? और ऑप्शन है ए 206, बी 185, सी 200 और डी 210। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन ए 206। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? और ऑप्शन है ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी विटामिन सी या फिर डी वसा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वसा। कोलेस्ट्रॉल जो है वो वसा से संबंधित है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में किडनी निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग है? और ऑप्शन दिया गया है ए मूत्र संबंधी, बी पाचन संबंधी, सी श्वसन संबंधी और डी तंत्रिका संबंधी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मूत्र संबंधी। किडनी जो है वो मूत्र संबंधी प्रणाली का भाग है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि एक शाकाहारी का अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? और ऑप्शन दिया गया है ए सोयाबीन, बी मछली, सी चावल और डी दूध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। दूध में जो होता है वो आवश्यक मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है और एक शाकाहारी व्यक्ति को दूध से जो है वो आवश्यक मात्रा में फास्फोरस मिल सकता है। हालांकि फास्फोरस जो है वो सोयाबीन, चावल और मछली में भी पाया जाता है, परंतु इन चारों ऑप्शन जो दिया गया है इसमें सबसे ज्यादा फास्फोरस दूध में पाया जाता है, इसलिए सही जवाब होगा दूध। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि लाल रुधिर कणिका डैश में बनती है? और ऑप्शन दिया गया है ए यकृत, बी अस्थि मज्जा, सी वृक्क और डी हृदय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में जो है वो लाल रुधिर कणिका बनती है। ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन बी अस्थि मज्जा। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि सैलाब के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शास्त्र की शाखा का नाम है? ऑप्शन दिया गया है ए माइक्रोबायोलॉजी, बी फाइकोलॉजी, सी एग्रोएस्ट्रोलॉजी या फिर डी माइकोलॉजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फाइकोलॉजी। सैलाब के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शास्त्र की जो शाखा है उसका नाम है फाइकोलॉजी। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि आलू उदाहरण है। तो आलू किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए रूपांतरित जड़ का, ऑप्शन बी रूपांतरित पत्ती का, ऑप्शन सी रूपांतरित तने का या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आलू जो है वो रूपांतरित तने का उदाहरण है। आलू का हम तना खाते हैं। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रूपांतरित तने का।
दोस्तों, रेलवे एग्जाम से संबंधित और भी वीडियो देखने के लिए आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बनने वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और अब प्रश्न है, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है और इसके ऑप्शन दिए गए हैं A46, B48, C49 और D50। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 46। और जो क्रोमोसोम्स होता है इसको आनुवांशिकी की इकाई कहा जाता है। और अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पेड़ के नीचे उगता है। और ऑप्शन दिया गया है ए पत्ता गोभी, बी बंगाल चना, सी चिलिया बादाम यानी कि पीनट और डी रेंडी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चिलिया बादाम यानी कि पीनट। चिलिया बादाम जो होता है वो पेड़ के नीचे यानी कि जड़ों के साथ उगता है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। और इसके ऑप्शन दिए गए हैं ए बैक्टीरियम, बी ब्रेड मोल्ड, सी माइक्रोप्लाज्मा और डी वायरस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा की जो कोशिका होती है वो सबसे सूक्ष्मतम जीवित कोशिका होती है, क्योंकि इसके पास जो है वो कोशिका भित्ति भी नहीं होती है। और माइक्रोप्लाज्मा की जो कोशिका होती है इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी जीवित कोशिका तो वो कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग के अंडे की जो होती है वो कोशिका वो सबसे बड़ी जीवित कोशिका होती है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है। और ऑप्शन दिए गए हैं पिता पर, दादा पर, नाना पर या फिर माता पर। तो बच्चों का लिंग जो है वो मुख्य रूप से पिता पर निर्भर करता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पिता पर निर्भर करता है। ठीक है, बच्चों का लिंग मुख्य रूप से पिता के वाई क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है। और ऑप्शन दिए गए हैं ए शलीपद, बी मम्पस, सी कुष्ठ रोग, डी दमा और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जो होता है वो जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। और कौन से जीवाणु से होता है? तो कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि शोषण में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में विखंडित हो जाता है। और ऑप्शन दिए गए हैं ए ग्लाइकोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और डी ग्लूकोज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, शोषण में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है और इसके साथ ही साथ इसमें ऊर्जा भी मुक्त होती है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है। और ऑप्शन दिया गया है ए प्रोटोजुआ, बी बैक्टीरिया, सी वायरस और डी निमेटोड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बैक्टीरिया। दूध को जो खट्टा किया जाता है, खट्टा करने का मतलब यहाँ पर है दही बनाने से दूध को दही बनाया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बैक्टीरिया। और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो इस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया से दूध जो होता है वो खट्टा हो जाता है यानी कि दही में बदल जाता है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि मलेरिया रोग प्रभावित करता है। और ऑप्शन दिया गया है ए हृदय को, बी फेफड़ों को, सी प्लीहा को या फिर डी विक को। तो जो मलेरिया रोग होता है उससे प्लीहा प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब होता है ऑप्शन सी मलेरिया रोग जो है वो प्लीहा को प्रभावित करता है। और मलेरिया रोग जो है वो मादा एनोफेलिज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, और किस प्रोटोजुआ के कारण होता है? तो मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ के कारण होता है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि एक्यूपंक्चर डैश में अधिक प्रचलित है। और ऑप्शन दिया गया है ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन और डी जर्मनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चीन। एक्यूपंक्चर एक अति प्राचीन चीनी चिकित्सा पद्धति है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि जो मच्छर शीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है वह है।
और ऑप्शन दिया गया है ए क्यूलेस, बी प्रूस एनोफिलीज, सी स्त्री एनोफिलीज और डी ईडस इजिप्टी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्त्री एनोफिलीज। मादा एनोफिलीज यानी कि स्त्री एनोफिलीज मच्छर शीत ज्वर यानी कि मलेरिया के परजीवी को संप्रेषित करता है और मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ के कारण होता है। ठीक है, मलेरिया किस प्रोटोजुआ के कारण होता है? तो वो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ के कारण होता है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? और इसमें ऑप्शन दिया गया है H2SO4, HCl, HNO3 या फिर H3PO4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी HCl जो है वो पेट के जीवाणुओं का नाश करता है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है? और ऑप्शन दिया गया है ए फीलपाव, बी पीत ज्वर, सी डेंगू ज्वर और डी टाइफाइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी टाइफाइड। टाइफाइड जो है वो मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है, बल्कि टाइफाइड जो है वो जीवाणु के द्वारा फैलता है। ठीक है, और इस जीवाणु का नाम क्या है? तो इस जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है, ये मच्छर से नहीं फैलता है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती है, क्या ग्रस्त होती है? ऑप्शन दिया गया है ए आंखें, बी गला, सी यकृत और डी अग्नाशय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गला। डिप्थीरिया रोग जो होता है उसमें श्वास नालियों में जाली बन जाती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है और दम घुटने लगता है। ठीक है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गला। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा छूत की बीमारी नहीं है? और ऑप्शन दिया गया है इन्फ्लुएंजा, हिस्टीरिया, टाइफाइड या फिर चेचक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हिस्टीरिया जो है ये छूत की बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक बीमारी है। ठीक है, उसके बाद जो है टाइफाइड हो गया या फिर चेचक हो गया या फिर इन्फ्लुएंजा हो गया, ये तीनों जो है वो छूत से संबंधित बीमारी हैं। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? और ऑप्शन दिया गया है जॉन साल्क, रोनाल्ड रोस, एडवर्ड जेनर और रॉबर्ट कोच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज सबसे पहले की थी। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। पर्णहरित की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन दिया गया है ए जल का अवशोषण, बी प्रकाश का अवशोषण, सी CO2 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल की जो भूमिका होती है वो प्रकाश का अवशोषण की भूमिका होती है। ठीक है, वो प्रकाश का अवशोषण करता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश का अवशोषण। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं है कौन सी प्रक्रिया है वो? ऑप्शन दिया गया है ए परासरण, बी श्वसन, सी दहन, डी प्रकाश संश्लेषण और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी श्वसन। पौधे जो होते हैं वो रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी श्वसन। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है किसमें? तो ऑप्शन दिया गया है ए यांत्रिक ऊर्जा में, बी रासायनिक ऊर्जा में, सी ऊष्मा ऊर्जा में या फिर डी विकिरण ऊर्जा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि सामान्य मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूल जलवायु के लिए अपेक्षित आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? और ऑप्शन दिया गया है ए 60 से 65%, बी 40 से 45%, सी 50 से 55% या फिर डी 70 से 75%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 60 से 65%। सामान्य मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूल जलवायु के लिए अपेक्षित आर्द्रता 60 से 65% होनी चाहिए।
उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो क्या आवश्यक नहीं है, इसमें ऑप्शन दिया गया है ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन और डी फास्फोरस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम। सोडियम जो है वो पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होता है, जबकि पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम आवश्यक होते हैं। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है, और ऑप्शन दिया गया है ए पालक, बी मक्खन, सी चीज और डी मछली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पालक। पालक जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है, बल्कि पालक में जो है वो लौह तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है। उसके बाद चीज, मक्खन और मछली, इन तीनों में कार्बोहाइड्रेट की भी मात्रा पाई जाती है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि पित्त स्रावित होता है। तो पित्त जो होता है वो कहाँ से स्रावित होता है, ए पाचन ग्रंथि से, बी छोटी अतरी से, सी उदर से और डी लीवर से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लीवर से। पित्त जो है वो लीवर से स्रावित होता है, और ये कहाँ पे जाके इकट्ठा होता है, तो पित्त पित्ताशय में जाकर के एकत्रित होता है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, ऑप्शन दिया गया है ए रिकेट, बी बेरी, सी रतौंधी और डी स्कर्बी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्कर्बी। स्कर्बी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत है वो संतरा, नींबू जैसे फल होते हैं। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, और ऑप्शन दिया गया है ए कार्बन, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन और डी ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो इन चारों तत्वों में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में मानव शरीर में पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना, तो 65% जो है वो मानव शरीर में पाया जाता है, कार्बन 18%, नाइट्रोजन 3% और कैल्शियम 1.4%। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि पारा यौगिक युक्त औद्योगिक कचरे के द्वारा प्रदूषित मछलियां खाने से होने वाला रोग कौन सा है, और ऑप्शन दिया गया है ए अस्थि काठिन्य रोग, बी ब्राइट का रोग, सी मिनीमाता रोग और डी हाशिमोतो रोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मिनीमाता रोग। यदि पारा यौगिक युक्त औद्योगिक कचरे से जो प्रदूषित मछलियां होती हैं इनको खाया जाता है तो इससे मिनीमाता रोग होता है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि 1 ग्राम वसा देती है, तो 1 ग्राम वसा कितना ऊर्जा देती है, ऑप्शन दिया गया है 30 ग्राम ऊर्जा, दूसरा है ऑप्शन बी 17 किलो जूल ऊर्जा, या फिर तीसरा है 9 कैलोरी ऊर्जा, या फिर चौथा है 4 मेगा जूल ऊर्जा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 ग्राम वसा से लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि डायबिटीज मधुमेह का कारण है, तो डायबिटीज का कारण क्या होता है, ऑप्शन दिया गया है ए इंसुलिन की कमी, बी पस की कमी, सी लार की कमी या फिर डी लौह की कमी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डायबिटीज यानी कि मधुमेह का जो कारण होता है वो इंसुलिन की कमी होता है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है, तो इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, ऑप्शन है बेरी, डायबिटीज, कैंसर और एनीमिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डायबिटीज। इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज होता है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है, और ऑप्शन दिया गया है ए स्टेपी, बी फीमर, सी कशेरुक और डी कपाल हड्डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फीमर। फीमर जो है ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, और ये कौन सी हड्डी है, तो ये जांघ की हड्डी होती है। ठीक है, जांघ की जो हड्डी होती है वो फीमर कहलाती है, और ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। उसके बाद जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपी कहलाती है। ठीक है, स्टेपी, और ये कहाँ पे होता है, तो स्टेपी जो होता है वो कान में पाया जाता है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, और ऑप्शन दिया गया है ए अग्नाशय, बी श्लेष्मीय, सी अबटू और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अग्नाशय। अग्नाशय से जो है यहाँ से इंसुलिन स्रावित होता है।
उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि 14 वर्ष की आयु वाले बच्चे की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है। और ऑप्शन दिया गया है ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी वसा, डी दूध और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटीन। 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए प्रोटीन जो होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रोटीन। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। और ऑप्शन दिया गया है ए 1350 ग्राम, बी 1230 ग्राम, सी 1100 ग्राम और डी 1500 ग्राम। तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1300 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम के बीच रहता है, ठीक है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन ए 1350 ग्राम। और मानव मस्तिष्क जो होता है वो कपाल गुहा में स्थित रहता है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ हैं। कौन से खाद्य पदार्थ संरक्षात्मक हैं। ऑप्शन दिया गया है ए वसा एवं विटामिन, बी कार्बोहाइड्रेट्स एवं खनिज, सी विटामिन एवं खनिज और डी प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन एवं खनिज। विटामिन और खनिज जो होता है इनसे हमें किसी तरह की ऊर्जा नहीं मिलती है, इसलिए इन खाद्य पदार्थों को संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ कहा जाता है। और इनका काम क्या होता है, तो ये जो विटामिन और खनिज जो होते हैं वो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक होते हैं। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से होता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से क्या होता है, इसके ऑप्शन दिया गया है ए बेरीबेरी, बी स्कर्बी, सी पेलाग्रा और डी रिकेटस, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वाला जो प्रश्न है ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं। आपको कमेंट करके यह बताना है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से इन चारों में से कौन सा रोग होता है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में विलय होता है। और ऑप्शन दिया गया है ए विटामिन ए, बी विटामिन ई, सी विटामिन सी और डी विटामिन डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी। इन चारों में से जो है वो विटामिन सी जो है वो जल में विलय है, ठीक है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। वैसे विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है ये दोनों विटामिन जल में विलय होता है। और इसके बाद बाकी के जो विटामिन है जैसे कि विटामिन ए हो गया, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, ये सब विटामिन वसा में विलय होते हैं। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है। और ऑप्शन दिया गया है ए विटामिन ए, बी विटामिन सी और सी विटामिन डी और डी विटामिन के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए को जो है वो यकृत में संचित किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ कुछ मात्रा में विटामिन डी को भी जो है वो यकृत में संचित किया जा सकता है, लेकिन सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि प्रतिजन एक पदार्थ है जो विष का विषहार के रूप में उपयोग किया जाता है, या फिर हानिकारक जीवाणुओं को मार डालता है, या फिर शरीर के तापमान को कम करता है, या प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रतिजन जो है वो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। और ऑप्शन दिया गया है ए हृदय, बी फेफड़ा, सी गुर्दा या फिर डी पैर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हृदय। ट्रेडमिल टेस्ट जो है वो हृदय से संबंधित है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। और ऑप्शन दिया गया है ए अंडा, बी लार्वा, सी प्यूपा और डी इमिगो। तो रेशम का कीड़ा जब प्यूपा रहता है तब वो वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्यूपा। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि नगरीय जनसंख्या की तुलना में कृषि श्रमिकों में कौन सी बीमारी सामान्य है। और ऑप्शन दिया गया है ए फेफड़े की बीमारी, बी यकृत का सूत्रण रोग, या फिर अंकुश कृमि या फिर कैंसर। तो नगरीय जनसंख्या की तुलना में कृषि श्रमिकों में फेफड़े की बीमारी सामान्य होती है। क्यों? क्योंकि जो किसान श्रमिक जो होते हैं वो फसलों को काटने तथा अनाज निकालने तक तरह तरह के कण सांस लेते वक्त अवशोषित करते रहते हैं, जिनसे उन्हें फेफड़े की बीमारी होना सामान्य सी बात हो जाती है।
उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते। और ऑप्शन है ए कपास का पौधा, बी पीपल का वृक्ष, सी गंध सफेदा का पौधा या फिर डी चीर वृक्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चीर वृक्ष। चीर वृक्ष जो होता है इस पे बीज तो आते हैं पर फल नहीं लगते, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पौधे में अंडाशय नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें फल का निर्माण नहीं होता है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि अदरक एक तना है ना कि एक जड़, क्योंकि ऑप्शन ए यह भोज्य पदार्थ संग्रह करती है, ऑप्शन बी इसमें पर्व तथा पर्व संधि होते हैं, या फिर यह जमीन के अंदर होता है, या फिर यह जमीन के ऊपर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें पर्व तथा पर्व संधि होते हैं, ठीक है। चूंकि अदरक में पर्व तथा पर्व संधि होते हैं इसलिए अदरक एक तना है। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित फसलों में से किनमें नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण सामान्यतः सबसे अधिक होता है। और ऑप्शन दिया गया है ए दालें, बी चावल, सी गेहूं और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दालें। दालें की जो फसलें होती है इनमें नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण सामान्यतः सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और अब आपको कमेंट करके यह बताना है कि इन 55 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब पता था। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।